This conference will now be recorded. चलें जी। अच्छा, आप लोग एक काम किया करें कि जब क्लास शुरू होती है ना, बस एक बच्चा मुझे याद करा दिया करे कि सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए बगैर पढ़ाना शुरू कर दिया तो फिर लेक्चर रिकॉर्ड नहीं होगा, फिर वो अपलोड नहीं हो सकेगा। जैसे मैंने अभी अभी रिकॉर्डिंग ऑन किया, बस मुझे याद करा दिया करें। चलें जी। आज से बच्चों बेसिकली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान नहायत ही रहम करने वाला है। तो बच्चों हमारा जो पीएम का बैच है सितंबर अटेम्प्ट के लिए पोस्ट एग्जाम बैच, दैट स्टार्टेड ऑन मंडे। मंडे को तो इंट्रोडक्शन था, सिर्फ हम लोगों ने मजाक ही किया, मतलब सलाम दुआ की और वो कहानी खत्म हो गई। उसके बाद बच्चों फिर मैंने आप लोगों को ट्यूसडे को और वेंसडे को करवाई रिवीजन, याद है? मैंने ट्यूसडे वाले दिन भी आपको रिवीजन करवाई थी और वेंसडे वाले दिन भी आपको रिवीजन कराई थी। कल रिवीजन और परसों रिवीजन में मैंने आपको कॉस्ट क्लासिफिकेशन पढ़ाया, ओवरहेड पढ़ाया, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ा दिया। आज हम फॉर्मली शुरू करने लगे हैं एरिया बी ऑफ योर सिलेबस। ठीक है? एरिया बी जो है बच्चों हम आप लोगों का शुरू करने लगे हैं आज। अब जरा देखिएगा सारे बच्चे गौर से। एरिया बी में जो पहला चैप्टर मैंने आज आप लोगों को पढ़ाना है वो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये तकरीबन 3 दिन लगेंगे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हमारा कंप्लीट तैयार होके कंप्लीट हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा चैप्टर। अच्छा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में बच्चों अगर आप लोगों को याद हो तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का क्या मतलब होता है, जरा बताएं चैट बॉक्स में। कॉस्टिंग का क्या मतलब होता है बच्चों? बिल्कुल ठीक बात है। मेथड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ वन यूनिट। एक यूनिट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने का जो तरीका है उसे हम कॉस्टिंग कहते हैं। ऐसा ही है ना? अच्छा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले क्या कहते थे कि कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट किया करो? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले कहते थे 5 चीजें ऐड कर दो: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। जब आप डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, ये पांचों चीजें जब आप ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप कॉस्ट पर यूनिट पे पहुंच जाएंगे। ऐसा ही था बच्चों। इसका मतलब है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की नजर में अगर आप लोगों ने कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है तो 5 चीजें ऐड करनी है: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड प्लस फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। अच्छा, जब आप वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड की बात करते हैं तो कल हम लोगों ने, बल्कि परसों वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ओवरहेड का खर्चा कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं OAR। याद है OAR का क्या फॉर्मूला होता है? OAR का फॉर्मूला होता था बजटेड ओवरहेड्स यानी बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। यानी आप क्या करते थे? बजटेड ओवरहेड्स को डिवाइड करते थे बजटेड एक्टिविटी लेवल पे, और जैसे ही बजटेड ओवरहेड को बजटेड एक्टिविटी लेवल पे डिवाइड करते थे आपके पास आपका आ जाता था OAR, और आप अपने ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करवाते थे इस OAR की बेस पर। ऐसा ही है बच्चों। अच्छा, अगर आप लोगों को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का चैप्टर याद हो जो कि आप लोगों ने F2 में पढ़ा हुआ है, तो आप लोगों ने एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट नोटिस की होगी कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो बजटेड एक्टिविटीज होती थी, मशहूर है जमाना, जो एक्टिविटीज पेपर में यूज होती थी, या वो लेबर आवर्स होती थी, या वो मशीन आवर्स होती थी, या वो प्रोडक्शन यूनिट्स होते थे। ऐसा ही है ना? यानी अगर आपको F2 का चैप्टर याद हो ओवरहेड्स का, तो F2 में 99% आप ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करवाते थे लेबर आर या मशीन आर की बेस पे,
और 1% यूज करते थे प्रोडक्शन यूनिट्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करवाते थे, या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले जब ओवरहेड को एब्जॉर्ब करवाते हैं, तो या वो ओवरहेड एब्जॉर्ब करवाते हैं लेबर आर की बेस पर, या वो ओवरहेड एब्जॉर्ब करवाते हैं मशीन आर की बेस पर, या वो ओवरहेड एब्जॉर्ब करवाते हैं प्रोडक्शन यूनिट्स की बेस पर। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों ने याद रखनी है कि बेटा ये जो तीनों एक्टिविटीज है ना, लेबर आवर्स, मशीन आवर्स या प्रोडक्शन यूनिट्स, इनको कहते हैं वॉल्यूम बेस्ड एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज? वॉल्यूम बेस्ड एक्टिविटीज। तो कभी भी जब आप बुक पढ़ रहे होगे, स्टडी टेक्स्ट पढ़ रहे होगे, तो वहां पे अगर कहीं वर्ड आ जाए वॉल्यूम बेस्ड एक्टिविटीज, तो समझ जाइएगा वॉल्यूम बेस्ड एक्टिविटी का मतलब है या लेबर आवर, या मशीन आवर्स, या प्रोडक्शन के यूनिट्स। इसका मतलब है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले जब भी ओवरहेड एब्जॉर्ब करवाते हैं, तो या लेबर आर की बेस पर एब्जॉर्ब करवाते हैं, या मशीन आर की बेस पे एब्जॉर्ब करवाते हैं, या प्रोडक्शन यूनिट्स की बेस पर एब्जॉर्ब करवाते हैं। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, वो ये है कि जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला लेबर की बेस पर ओवरहेड एब्जॉर्ब करवाते हैं, तो इसका मतलब है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ये इज्यूम कर रहा है कि ओवरहेड किसकी बेस पर इनकर होते हैं? लेबर आवर्स की बेस पर। जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ओवरहेड्स को मशीन आर की बेस पर एब्जॉर्ब करवाती है, तो इसका मतलब है कि हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि ओवरहेड किसकी बेस पर इनकर हो रहे हैं? मशीन आर की बेस पे इनकर हो रहे हैं। और जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले ओवरहेड को प्रोडक्शन यूनिट्स की बेस पर एब्जॉर्ब करवाते हैं, इसका मतलब ये है कि हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि ओवरहेड किसकी बेस पर इनकर हो रहे हैं? मशीन यूनिट्स की बेस पर इनकर हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जनरली एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वालों की ये अंडरस्टैंडिंग है, या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले ये इज्यूम करते हैं कि ओवरहेड इनकर किस वजह से हो रहे हैं? या लेबर आर की वजह से इनकर हो रहे हैं, या मशीन आर की वजह से इनकर हो रहे हैं, या प्रोडक्शन यूनिट्स की वजह से इनकर हो रहे हैं। बच्चों ये बात समझ आई या नहीं आई? यानी अगर मैं ओवरहेड्स को लेबर आर की बेस पर एब्जॉर्ब करवा रहा हूं, इसका मतलब है मैं इज्यूम कर रहा हूं कि ओवरहेड लेबर आर की बेस पर इज्यूम हो रहे हैं, इनकर हो रहे हैं। अगर मैं ओवरहेड्स को मशीन आर की बेस पर एब्जॉर्ब करवा रहा हूं, इसका मतलब है मैं ज्यूम कर रहा हूं कि ओवरहेड मशीन आर की बेस पे इनकर हो रहे हैं। और अगर मैं ओवरहेड प्रोडक्शन की यूनिट की बेस पर एब्जॉर्ब करवा रहा हूं, इसका मतलब है मैं ज्यूम कर रहा हूं कि ओवरहेड मशीन आर की बेस पे इनकर हो रहे हैं। अच्छा, एक बात और, अगर आप ओवरहेड एब्जॉर्ब करवाएं लेबर आर की बेस पर, तो जिस प्रोडक्ट के लेबर आर ज्यादा होंगे उसका ओवरहेड का खर्चा भी ज्यादा होगा, और जिस प्रोडक्ट के लेबर आवर्स कम होंगे उसका ओवरहेड का खर्चा भी कम होगा। इसी तरह अगर आप मशीन आर की बेस पर ओवरहेड एब्जॉर्ब करवा रहे हो, तो जिस प्रोडक्ट के मशीन आर ज्यादा होंगे उसका खर्चा भी ज्यादा होगा, और जिस प्रोडक्ट के मशीन आर्स कम होंगे उसको ओवरहेड कम चार्ज हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप प्रोडक्शन यूनिट्स की बेस पर ओवरहेड एब्जॉर्ब करवा रहे हैं, तो जिस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन यूनिट ज्यादा होंगे उसको ज्यादा ओवरहेड चार्ज हो जाएंगे, जिस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन यूनिट्स कम होंगे उसको कम ओवरहेड चार्ज हो जाएंगे। बेटा ये जो मैंने बात बताई है ये समझ आई है या नहीं? ठीक है। यानी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले कहते हैं हम आज सारे के सारे ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करवाओ या लेबर आर की बेस पर, या मशीन आर की बेस पर, या प्रोडक्शन यूनिट्स की बेस पर। अच्छा, ये तीनों है वॉल्यूम बेस्ड एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज? वॉल्यूम बेस्ड एक्टिविटीज। अच्छा, ओवरहेड को वॉल्यूम बेस्ड एक्टिविटीज पे एब्जॉर्ब करवाने से क्या होता है? जब आप लेबर आर यूज कर रहे होते हो ओवरहेड एब्जॉर्ब करवाने के लिए, या मशीन आर यूज कर रहे होते हो, या प्रोडक्शन यूनिट यूज कर रहे होते हो, तो उससे होता क्या है? उससे होता यह है कि जिस प्रोडक्ट के वॉल्यूम ज्यादा होता है उसके ओवरहेड भी ज्यादा चार्ज, उसको ओवरहेड भी ज्यादा चार्ज होते हैं, और जिस प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम होता है उसको ओवरहेड भी कम चार्ज होते हैं। यानी जब जब आप ओवरहेड को एब्जॉर्ब करवाओगे वॉल्यूम बेस्ड एक्टिविटीज की बेसिस पर, तो ओवरहेड्स को वॉल्यूम बेस्ड एक्टिविटी की बेस पर एब्जॉर्ब करवाने से होगा क्या? कि जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसको ओवरहेड भी ज्यादा चार्ज होंगे, जिसका वॉल्यूम कम उसको ओवरहेड भी कम चार्ज होंगे।
यहां तक कोई मसला? अच्छा, अब बेटा ये जो बजटेड ओवरहेड होते हैं, आपको पता है ये जो बजटेड ओवरहेड है ये कोई एक ओवरहेड नहीं है। ये जो बजटेड ओवरहेड होते हैं ये तो बहुत तरह के ओवरहेड्स हैं। यानी इसमें सेटअप कॉस्ट भी शामिल है, इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट भी शामिल है, उसमें इंस्पेक्शन कॉस्ट भी शामिल है, उसमें मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट भी शामिल है, उसमें मशीन की डेप्रिसिएशन भी शामिल है। यानी जब आप बात करते हो बजटेड ओवरहेड्स की, बेटे आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? ठीक है ठीक है ठीक है, चलें। तो बच्चों मैं आपको क्या बता रहा था कि ये जो बजटेड ओवरहेड होते हैं ये कोई एक ओवरहेड नहीं है, ये तो बहुत तरह के ओवरहेड्स हैं। यानी इसमें सेटअप कॉस्ट भी शामिल है, इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट भी शामिल है, इसमें इंस्पेक्शन कॉस्ट भी शामिल है, इसमें मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट भी शामिल है, इसमें मशीन की डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी शामिल है। यानी बहुत तरह के ओवरहेड्स शामिल है। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले कहते हैं हम आज जितनी तरह के भी ओवरहेड्स हैं सबको ऐड करो, सबको ऐड कर कर या लेबर आर की बेस पर एब्जॉर्ब करवा दो, या मशीन आर की बेस पर एब्जॉर्ब करवा दो, या प्रोडक्शन यूनिट्स की बेस पर एब्जॉर्ब करवा दो। इसका मतलब है ओवरहेड एक से ज्यादा है, लेकिन तमाम ओवरहेड्स को या लेबर आर की बेस पर एब्जॉर्ब करवाना है, या मशीन आर की बेस पर एब्जॉर्ब करवाना है, या प्रोडक्शन यूनिट्स की बेस पर एब्जॉर्ब करवाना है। लेकिन बेटा अगर आप गौर से देखो तो आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो सेटअप कॉस्ट है, क्या ये सेटअप कॉस्ट लेबर आर की बेस पर इनकर होती है? क्या ये सेटअप कॉस्ट मशीन आर की बेस पर इनकर होती है? नहीं बेटा, सेटअप कॉस्ट किस वजह से इनकर होती है? सेटअप कॉस्ट इनकर होती है नंबर ऑफ सेटअप्स की वजह से। ठीक है, यानी सेटअप कॉस्ट इनकर होने के पीछे वजह क्या है? नंबर ऑफ सेटअप्स। इसी तरह अगर आप ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करो, आप मुझे बताओ ऑर्डरिंग कॉस्ट क्यों इनकर होती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट इनकर होती है नंबर ऑफ ऑर्डर्स की वजह से। अगर आप इंस्पेक्शन कॉस्ट की बात करो तो इंस्पेक्शन कॉस्ट किस वजह से इनकर होती है? नंबर ऑफ इंस्पेक्शन रन्स, कि आपने कितनी दफा इंस्पेक्शन करवाई। इसी तरह मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, बेटा मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट इनकर होती है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स की बेस पर। ज्यादा मटेरियल होगा तो हैंडल भी ज्यादा करना पड़ेगा, कम मटेरियल होगा तो हैंडल भी कम करना पड़ेगा। इसी तरह मशीन डेप्रिसिएशन इनकर होती है नंबर ऑफ मशीन आवर्स की बेस पर। मशीन ज्यादा चलेगी तो ज्यादा डेप्रिसिएट होगी, कम चलेगी तो कम डेप्रिसिएट होगी। अब यहां से मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं बच्चों, मैं यहाँ पे आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे 5 तरह के ओवरहेड आपके सामने लिखे। ऑर्डरिंग कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट, मशीन डेप्रिसिएशन। और अगर आप नोट करो तो हर ओवरहेड के इनकर होने की वजह मुख्तलिफ है। यानी सेटअप कॉस्ट किसी और वजह से इनकर हो रही है, ऑर्डरिंग कॉस्ट किसी और वजह से इनकर हो रही है, इंस्पेक्शन कॉस्ट किसी और वजह से इनकर हो रही है, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट किसी और वजह से इनकर हो रही है, मशीन डेप्रिसिएशन कॉस्ट किसी और वजह से इनकर हो रही है। यानी हर ओवरहेड के इनकर होने के पीछे वजह मुख्तलिफ है। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले कहते हैं भाई ओवरहेड जिस मर्जी वजह से इनकर हो रहे हो वो भूल जाओ, लेकिन इन तमाम ओवरहेड्स को ऐड करके या लेबर आर की बेस पर एब्जॉर्ब करवा दो, या मशीन आर की बेस पर एब्जॉर्ब करवा दो, या प्रोडक्शन यूनिट्स की बेस पर एब्जॉर्ब करवा दो। अब यहां से आपको मसला समझ आएगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मसला क्या है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मसला ये है कि ओवरहेड्स इनकर किसी और वजह से हो रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट को चार्ज होने के लिए जो बेस यूज की जा रही है वो कुछ और है। यानी आप ये कह रहे हो कि जिस प्रोडक्ट की लेबर आवर ज्यादा उसके ओवरहेड भी ज्यादा, जिसके लेबर आवर्स कम उसके ओवरहेड भी कम, हालांकि इनमें से कोई ओवरहेड भी लेबर आवर की बेस पे इनकर हो ही नहीं रहा। आप ये कह रहे हो जिसके मशीन आवर ज्यादा
उसके ओवरहेड भी ज्यादा, जिसके मशीन आर कम उसके ओवरहेड भी कम। लेकिन अगर आप देखो तो इसमें से सिर्फ एक खर्चा ऐसा है जो नंबर ऑफ मशीन आर की बेस पर है, बाकी खर्चे तो नंबर ऑफ मशीन आर की बेस पर इनकर ही नहीं हो रहे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करवाते हैं ऑर्बिट्री बेसिस पर, इज्यूम्ड बेसिस पर, यानी ओवरहेड इनकर किसी और वजह से हो रहे हैं और उनको एब्जॉर्ब करवाने के लिए जो बेसिस यूज की जा रही है वो कोई और बेसिस है। इनको कहते हैं इज्यूम्ड बेसिस, इनको कहते हैं ऑर्बिट्री बेसिस। तो बेटा आप मुझे ये बताओ कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले जो कह रहे हैं वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? बेटा सारे बच्चे बताइए कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? जवाब कहाँ है आज आप? मैंने कहा आज आप नजर नहीं आए कहीं पे। जी बिल्कुल ठीक है, यानी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले गलत कर रहे हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले कह रहे हैं भाई ओवरहेड जिस मर्जी वजह से इनकर हो रहे हो, लेकिन उनको एब्जॉर्ब हम लेबर आर की बेस पे करवाएंगे, एब्जॉर्ब हम मशीन आर की बेस पे करवाएंगे, एब्जॉर्ब हम उनको प्रोडक्शन यूनिट की बेस पे करवाएंगे। ये बेटा गलत है। ओवरहेड को एब्जॉर्ब भी उनकी असल एक्टिविटी की बेस पर होना चाहिए। यानी असूलन तो ये असूल तो ये है कि अगर सेटअप कॉस्ट है तो जिस प्रोडक्ट पे सेटअप ज्यादा लग रहे हैं उसका खर्चा भी ज्यादा होना चाहिए, जिस प्रोडक्ट के सेटअप कम है उनको खर्चा भी कम लगना चाहिए। तो ये तो हमें पता चल गया कि भाई एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले गलत करते हैं, वो ओवरहेड को ऑर्बिट्री बेसिस पर यूज करते हैं। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले इतनी ही बड़ी गलती कर रहे हैं तो फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो मेथड है वो इतना मशहूर मेथड कैसे बन गया, वो इतना पॉपुलर मेथड कैसे बन गया? दुनिया में सबसे ज्यादा जो कॉस्टिंग मेथड यूज होता है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। तो अगर उसमें इतनी बड़ी गलती थी तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इतना फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेथड कैसे बन गया? बेटा उसकी एक वजह है। पुराने जमाने में क्या होता था बेटा? पुराने जमाने, अच्छा मैं जब कहता हूँ ना पुराना जमाना, तो पुराना जमाना का मतलब 2005 नहीं है, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, 80 साल पहले की, 100 साल पहले की। अस्तगफिरुल्लाह बेटे, खुदा का खौफ करो। अब आपका जमाना हसन, बड़े वैसे अफसोस की बात है बेटे, अल्लाह खैर करे, मेरी और तुम्हारी उम्र में फर्क कितना है? बड़े ही वैसे अफसोस की बात है हसन, आप बंदा खुदा का खौफ कर लेता है। आप लोग यकीन करें, आप लोग मुझे अपनी उम्र का ही समझें और आपकी और मेरी उम्र में इतना कोई खास फर्क नहीं है। चले खैर। अच्छा, तो बच्चों मैं आपको क्या बता रहा था कि सिंगल प्रोडक्ट पुराने जमाने में क्या होता था, यानी आज से 70 साल पहले, 80 साल पहले, 100 साल पहले, बेटा पुराने जमाने में सिंगल प्रोडक्ट इन्वायरमेंट होता था। सिंगल प्रोडक्ट इन्वायरमेंट का मतलब है कंपनी सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाती थी। मल्टी प्रोडक्ट, जैसे आजकल तो देखे ना आप दौर में, वो बेकरीज भी हैं, बेकरी में माशाल्लाह वो सब कुछ बना रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने मेडिकल स्टोर भी खोल लिया, फिर उन्होंने फर्नीचर की दुकान भी खोल ली, फिर उन्होंने होटल भी बना लिया, फिर उन्होंने रेस्टोरेंट भी बना लिया। यानी अब जो कॉन्सेप्ट है वो मल्टी प्रोडक्ट का है, लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था। बेटा पुराने जमाने में सिंगल प्रोडक्ट एनवायरनमेंट था, यानी कंपनी सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाती थी और उसी पे फोकस करती थी। तो चूंकि पुराने जमाने में कंपनी सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाती थी, लेट से हम एक एग्जांपल लेते हैं कि पुराने जमाने में कंपनी सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाती थी, अल्फा। अब बेटा आप मुझे ये बताओ कि अगर कंपनी में सिर्फ एक प्रोडक्ट बन रही है अल्फा, तो जितना भी कंपनी का खर्चा है वो सारा का सारा खर्चा सिर्फ किसको चार्ज होना है? चैट बॉक्स में बताएं। अगर कंपनी सिर्फ एक प्रोडक्ट अल्फा बना रही है तो बिल्कुल ठीक बात है
कि अगर सिर्फ एक प्रोडक्ट अल्फा बन रही है तो बेटा फिर सारा का सारा खर्चा चार्ज ही किसको होना है? अल्फा को चार्ज होना है। तो बेटा अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले क्या कहते थे? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले कहते थे क्योंकि आप प्रोडक्ट ही एक बना रहे हैं तो आप ओवरहेड्स को उनकी असल एक्टिविटी की बेस पर एब्जॉर्ब करवाओ या गलत एक्टिविटीज की बेस पर एब्जॉर्ब करवाओ, अल्टीमेटली खर्चा जाना अल्फा को ही है, यानी कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। आप उनको उनकी असल एक्टिविटीज की बेस पर भी एब्जॉर्ब करवा दो या एज्यूम्ड बेसिस पे भी एब्जॉर्ब करवा दो, क्योंकि खर्चे की फाइनल डेस्टिनी सिर्फ एक ही था और वो था अल्फा प्रोडक्ट। तो इस वजह से पुराने जमाने में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया, क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट एनवायरनमेंट था। और सिंगल प्रोडक्ट एनवायरनमेंट में आप सही बेसिस यूज करो या गलत बेसिस यूज करो, इससे फर्क नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि बेटा प्रोडक्ट ही एक थी। अगला बेटा, पुराने जमाने में लेबर इंटेंसिव ऑपरेशंस होते थे, यानी आज से आप 100 साल पहले चले जाएं, 150 साल पहले चले जाएं, तो पुराने जमाने में बेटा लेबर से काम होता था, मशीन कम थी और लेबर ज्यादा थी। तो जब लेबर इंटेंसिव टास्क होते थे तो बेटा उसमें होता क्या था? उस पुराने जमाने में लेबर की कॉस्ट होती थी ज्यादा और ओवरहेड की कॉस्ट होती थी कम। क्लियर हो गया? यानी पुराने जमाने में लेबर का खर्चा ज्यादा होता था और ओवरहेड का खर्चा होता था कम। तो चूंकि पुराने जमाने में लेबर का खर्चा ज्यादा था और ओवरहेड का खर्चा कम था, तो बेटा ये एक साइकी होती है कि ऑर्गेनाइजेशन का फोकस हमेशा उस खर्चे पर होता है जो ज्यादा हो। तो पुराने जमाने में जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बनी तब कंपनीज का सारा फोकस लेबर की कॉस्ट होती थी, ओवरहेड की कॉस्ट नहीं होती थी। यानी कंपनीज को ओवरहेड की गलत ट्रीटमेंट अफेक्ट ही नहीं करती थी। कंपनी कहती थी कि ओवरहेड इतना बड़ा खर्चा नहीं है कि जिसकी सही ट्रीटमेंट या गलत ट्रीटमेंट पे हम जो है पूरी डिबेट करना शुरू कर दें। उनका सारा फोकस होता था लेबर की कॉस्ट पर। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हम 5 रुपए का सिक्का आपकी पॉकेट से गिर जाए कहीं, तो 5 रुपए का सिक्का को बहुत मैटर तो नहीं करता। इस तरह पुराने जमाने में ओवरहेड की हैसियत 5 रुपए के सिक्के वाली थी, यानी ओवरहेड बहुत कम होते थे। तो लोग, मैनेजमेंट पीपल वर नॉट वेरी कंसर्न कि भाई ओवरहेड सही ट्रीट हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि ओवरहेड बड़ा मामूली सा खर्चा होता था। और तीसरा बच्चों, और तीसरा जो बच्चों पॉइंट है वो है पुराने जमाने में होते थे सिंपल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यानी पुराने जमाने में बेटा प्रोडक्ट बनती थी आसान तरीके से, यानी आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस बहुत सिंपल होते थे। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस बहुत सिंपल होते थे, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस सिंपल होने की वजह से क्या होता था बेटा? ओवरहेड्स वर वॉल्यूम रिलेटेड। ये जरा गौर से सुनिएगा बेटा, पुराने जमाने में क्योंकि आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस सिंपल होते थे, पुराने जमाने में क्योंकि आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस सिंपल होते थे, इस वजह से आपके ओवरहेड्स वाकई ही वॉल्यूम रिलेटेड थे। यानी अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले ज्यादा वॉल्यूम वाले को ज्यादा ओवरहेड चार्ज करते थे और कम वॉल्यूम वाले को कम ओवरहेड चार्ज करते थे तो गलत नहीं करते थे, क्योंकि माजी में ये एक हकीकत थी कि जिस प्रोडक्ट का वॉल्यूम ज्यादा बन रहा होता था उसके ओवरहेड भी ज्यादा लग रहे होते थे, जिस प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम बन रहा होता था उसके ओवरहेड भी कम लग रहे होते थे। यानी अगर पुराने जमाने में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले ओवरहेड को वॉल्यूम की बेस पर एब्जॉर्ब करवाते थे तो गलत नहीं करते थे, क्योंकि पुराने जमाने में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सिंपल थे और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सिंपल होने की वजह से ओवरहेड वाकई वॉल्यूम रिलेटेड होते थे। तो ये वो 3 वजूहात थी जिनकी वजह से पुराने जमाने में कभी किसी ने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पर सवाल नहीं उठाया। क्या वजूहात थी? पहला, सिंपल पहला सिंगल मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट या सिंगल प्रोडक्ट एनवायरनमेंट, कि आप एक ही प्रोडक्ट बना रहे हो तो सारा खर्चा चार्ज ही सिंगल प्रोडक्ट को होना है। फिर दूसरी कि बेटा ओवरहेड का खर्चा इतना कम होता था कि लोग कंसर्न ही नहीं होते थे कि ओवरहेड सही तरीके से ट्रीट हो रहा है या नहीं। तीसरा कि ओवरहेड वाकई ही वॉल्यूम रिलेटेड थे, यानी अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले ओवरहेड्स को वॉल्यूम की बेस पर एब्जॉर्ब करवाते थे तो कुछ गलत नहीं करते थे। पुराने जमाने में ओवरहेड वर एक्चुअली वॉल्यूम रिलेटेड। बेटा ये तीनों पॉइंट समझ आए या नहीं आए?
अच्छा, शानिफ कह रहे पहला पॉइंट बता दूं। शानिफ, मैंने क्या कहा कि पुराने जमाने में सिंगल प्रोडक्ट एनवायरनमेंट था। सिंगल प्रोडक्ट एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि आप सिर्फ एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो बेटा अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो तो इसका मतलब है कंपनी में जितना भी खर्चा इनकर होना है वो सारा का सारा खर्चा उसी प्रोडक्ट को चार्ज होना है। अब आप अलग अलग बेसिस पर ओवरहेड एब्जॉर्ब करवाओ, उनकी सही बेसिस पर ओवरहेड एब्जॉर्ब करवाओ या अज्यूम्ड बेसिस पर एब्जॉर्ब करवाओ, खर्चे का उम्मीदवार सिर्फ अल्फा है, खर्चा जाना सिर्फ अल्फा को है। तो पुराने जमाने में ओवरहेड सही बेस पर एब्जॉर्ब होते या गलत, इससे फर्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि सही बेसिस पे भी खर्चा अल्फा को ही चार्ज होना होता था, गलत बेसिस पे भी खर्चा अल्फा को ही चार्ज होना होता था, तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। तो इस वजह से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया। ठीक है। तीसरी जो बात थी बेटा सिंपल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, वो मैं ये बता रहा हूं कि पुराने जमाने में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के तरीके सिंपल होते थे, यानी प्रोडक्ट बनती थी सिंपली, आसान तरीके से, जिसकी वजह से उन सिंपल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वजह से आपके जो ओवरहेड जो थोड़े बहुत इनकर होते थे, वो थोड़े बहुत ओवरहेड भी वॉल्यूम रिलेटेड होते थे, यानी उनका ताल्लुक भी वॉल्यूम से होता था। वॉल्यूम ज्यादा होती थी तो ओवरहेड ज्यादा इनकर होते थे, वॉल्यूम कम होता था तो ओवरहेड भी कम इनकर होते थे। तो अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले पुराने जमाने में कम वॉल्यूम वाली प्रोडक्ट को कम ओवरहेड और ज्यादा वॉल्यूम वाली प्रोडक्ट को ज्यादा ओवरहेड चार्ज करते थे तो कुछ गलत नहीं करते थे, क्योंकि पुराने जमाने में ओवरहेड एक तो थे कम और दूसरा प्रोडक्शन प्रोसेस सिंपल होने की वजह से वो एक्चुअली वॉल्यूम रिलेटेड ही होते थे। क्लियर हो गया? इसकी एग्जांपल इरफान मैं भी थोड़ी देर में देता हूं आपको, अभी सिर्फ 2 मिनट मुझे देते हैं आप। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए, अब क्या हुआ है बेटा? अब कुछ चेंजेस आ गई हैं। चेंजेस क्या आई हैं? अब कुछ चेंजेस ये आई हैं कि अब जो है बेटा मल्टी प्रोडक्ट इन्वायरमेंट आ गया है। क्या आ गया है? मल्टी प्रोडक्ट इन्वायरमेंट, यानी अब कंपनी अल्फा भी बनाती है, बीटा भी बनाती है और गैमा भी बनाती है। यानी अब कंपनी ने अल्फा भी बनाना है, बीटा भी बनाना है, गैमा भी बनाना है। अब बेटा आप मुझे बताओ खर्चे के उम्मीदवार कितने हैं? तो बेटा अब खर्चा 3 प्रोडक्ट को चार्ज होना है। अब बेटा इंसाफ का तकाजा जन्म लेता है। पहले इंसाफ का तकाजा जन्म नहीं लेता था, पहले तो सारे खर्चे ही अल्फा को चार्ज होने होते थे। तो आप सही बेसिस यूज करो या गलत, फर्क नहीं पड़ता था, अब फर्क पड़ता है। अब अगर आपने गलत बेसिस यूज कर ली तो हो सकता है कि अल्फा को खर्चा चार्ज होना हो कम लेकिन चार्ज हो जाए ज्यादा, और हो सकता है बीटा को चार्ज होना था ज्यादा लेकिन चार्ज हो जाए कम। तो इस वजह से बेटा अब ये रिसेंटली ये चेंजेस आई है कि अब जो है बेटा मल्टी प्रोडक्ट एनवायरनमेंट है। अब कंपनी एक प्रोडक्ट नहीं बनाती, अब कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है। तो चूंकि कंपनी अब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है इसलिए जरूरी है कि ओवरहेड्स को उनकी सही बेसिस पे एब्जॉर्ब करवाया जाए, क्योंकि अब अगर आपने ओवरहेड को गलत बेसिस पर एब्जॉर्ब करवाया तो हो सकता है किसी प्रोडक्ट के साथ ज्यादती हो जाए, उसको या कम ओवरहेड चार्ज हो जाए या ज्यादा ओवरहेड चार्ज हो जाए। फिर बच्चों दूसरा जो फैक्टर है वो है लेस लेबर इंटेंसिव एंड हाईली ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। यानी बेटा अब जो हमारा मॉडर्न दौर है उसमें लेबर का काम कम है और मशीन का काम ज्यादा है। यानी अब क्या चेंज आया है? अब ये चेंज आया है कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी लेबर की कॉस्ट हो गई है कम और ओवरहेड की कॉस्ट हो गई है ज्यादा। यानी पुराने जमाने में ओवरहेड 5 रुपए का सिक्का था और 5 रुपए के सिक्के की सिर्फ तुलसी आती थी जिसे हम लाजवाब कहते हैं। लेकिन बेटा अब वो 5 रुपए का सिक्का एज्यूम करें 5,000 रुपए का नोट बन गया। तो पहले 5 रुपए का सिक्का गुम होता था तो दुख नहीं होता था, अब 5,000 रुपए का सिक्का गुम होता है तो 5,000 रुपए का नोट गुम होता है तो दुख होता है। इसका मतलब है पुराने जमाने में लोग ओवरहेड की गलत ट्रीटमेंट के बारे में कंसर्न क्यों नहीं थे? क्योंकि ओवरहेड कोई मेजर खर्चा नहीं था, ओवरहेड आपका सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ कॉस्ट नहीं था। लेकिन बेटा हमारे आज के मॉडर्न एनवायरनमेंट में जो ओवरहेड का खर्चा है
वो बड़ा सिग्निफिकेंट खर्चा है, वो बड़ा मेजर खर्चा है। अब अगर ओवरहेड की गलत ट्रीटमेंट होती है तो ये ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती है, लेकिन पुराने जमाने में अगर ओवरहेड गलत ट्रीट होते थे तो ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट नहीं होता था, क्योंकि खर्चा ही बहुत थोड़ा था। और जो तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा वो ये है कि अब सिंपल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस नहीं रहे, अब कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हो गए हैं। यानी अब जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। और बेटा कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि नाउ ओवरहेड्स आर नो मोर वॉल्यूम रिलेटेड, यानी अब ओवरहेड वॉल्यूम रिलेटेड नहीं है। पुराने जमाने में चूंकि आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस सिंपल थे तो आपके ओवरहेड वॉल्यूम रिलेटेड थे। तो अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले वॉल्यूम बेस्ड एक्टिविटीज यूज करते थे तो कुछ गलत नहीं करते थे। लेकिन अब बेटा आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं कॉम्प्लेक्स, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस कॉम्प्लेक्स होने की वजह से अब आपके ओवरहेड वॉल्यूम रिलेटेड नहीं है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि एक ऐसी प्रोडक्ट होती है जिसका वॉल्यूम बहुत कम बन रहा होता है लेकिन उस पे ओवरहेड ज्यादा लग रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस कॉम्प्लेक्स हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। पुराने जमाने में बेटा पुराने जमाने में आइसक्रीम कैसे बनती थी? ये बाबा कुल्फी वाले कैसे बनाते थे आइसक्रीम? कढ़ाई चूल्हे पे रखी, दूध डाला कढ़ाई में और सुबह पकना शुरू कर दिया। जब वो 3-4 घंटे दूध पकता रहा पकता रहा पकता रहा तो उसमें बेटा फिर उन्होंने मेवे डाल दिए, मतलब यानी बादाम पिस्ते विस्ते डाल दिए, डबल रोटी के टुकड़े डाल दिए और खोया डाल दिया और उसको जमा दिया और बाबा जी कुल्फी तैयार। ये था लोगों का ठंडा डेजर्ट, सीधा तरीका, यानी एक चूल्हा एक कढ़ाई, आइसक्रीम बन के तैयार। लेकिन अब जो बेटा मॉडर्न आइसक्रीम आप खाते हैं, आप बास्किन रॉबिन से जाके आइसक्रीम खाएं, आप मूव एंड पिक से जाके आइसक्रीम खाते हैं, अब लेटेस्ट जो आइसक्रीम है बेटा वो इस तरह नहीं बनती। अब आइसक्रीम बनाने का तरीका बड़ा मुख्तलिफ है। अब आइसक्रीम कैसे बनती है बेटा? सबसे पहले आइसक्रीम बनाने के लिए अब क्या होता है, सबसे पहले तो बच्चों आपने अंडे लेने हैं, अंडों को तोड़ना है, अंडों को तोड़कर आपने उसकी सफेदी अलग कर लेनी है और उसकी जर्दी अलग कर लेनी है, यानी एग वाइट अलग कर लेने हैं और एग योक अलग कर लेने हैं। यह है पहला प्रोसेस। फिर अगला प्रोसेस शुरू होगा। बेटा आपने उस एग वाइट जो अंडे की सफेदी अलग की है उसमें चीनी डालकर उसको बहुत हाई प्रोसेस पे बीट करना है। जब आप उसको बहुत हाई प्रोसेस पे बीट करते हैं तो बेटा वो मरैन बन जाता है। मरैन होता है बिल्कुल जैसे बेटा बिल्कुल झाग, एक फोम की तरह का मरैन बन जाता है। अब आप लोगों ने बेटा क्या करना है, तीसरा प्रोसेस। तीसरे प्रोसेस में आप बनाते हैं कस्टर्ड, वो जो जर्दियां बची हुई थी उसको आप दूध में पकाते हैं, वो बन जाएगा कस्टर्ड। अब बच्चों चौथा प्रोसेस स्टार्ट होगा। आप लेंगे हैवी क्रीम, क्रीम में चीनी डालकर और उसको बीट किया जाएगा। जब उसको बीट करेंगे तो वो भी फ्लफी और फोम की तरह हो जाएगी। अब आपके पास तीन चीजें आ गई, कस्टर्ड आ गया, मरैन आ गया और अब आपके पास क्रीम आ गई। अब आपने इन तीनों चीजों को मिक्स करना होता है लेकिन बहुत स्लो स्पीड में, क्योंकि आपने मरैन में भी एयर क्रिएट की हुई है, इनकॉर्पोरेट की हुई है, और क्रीम में भी एयर इनकॉर्पोरेट की हुई है। आप उसको बहुत स्लोली मिक्स करते हैं और इस तरह बच्चों ये आपका आइसक्रीम का बेस बन गया। अब आपकी जितनी भी आइसक्रीम्स हैं वो यहां से शुरू होती हैं। अब ये आइसक्रीम बेस बन गया। अब अगर आपने चॉकलेट आइसक्रीम बनानी है तो आप इसमें चॉकलेट सिरप ऐड कर दें, चॉकलेट चिप्स ऐड कर दें, चॉकलेट आइसक्रीम बन जाएगी। आपने वनीला आइसक्रीम बनानी है तो बेटा आप इसमें वनीला एसेंस ऐड कर दें या वनीला एक्सट्रैक्ट ऐड कर दें, वनीला आइसक्रीम बन जाएगी। अगर आपने कुकी डो आइसक्रीम बनानी है तो इसमें आप कुकी की डो ऐड कर दें, कुकी डो आइसक्रीम बन जाएगी। अगर आपने ब्लूबेरी आइसक्रीम बनानी है तो आप इसमें ब्लूबेरी का गू ऐड करेंगे, ब्लूबेरी आइसक्रीम बन जाएगी। अब इसका क्या मतलब है कि बेटा पुराने जमाने में जो आइसक्रीम बनती थी, आपने कढ़ाई चढ़ाई चूल्हे के ऊपर और उसके बाद आप 2 घंटे सो गए, उसके बाद देखा दूध आधा हुआ था पककर, उसे आपको उसने जमाया और आइसक्रीम बन गई। अब आइसक्रीम बनाना अजाब है। अब बच्चों चॉकलेट आइसक्रीम सबसे ज्यादा बनती है, यानी चॉकलेट आइसक्रीम सबसे ज्यादा खाई जाती है, लेकिन सबसे आसान है चॉकलेट आइसक्रीम बनाना।
लेकिन बहुत सारे फ्लेवर्स हैं जो सबसे कम बनते हैं लेकिन उनको बनाना मुश्किल है, उन पे सेटअप ज्यादा लग रहे हैं। तो चॉकलेट आइसक्रीम का वॉल्यूम ज्यादा है लेकिन उसके सेटअप्स कम है। लेकिन अगर आप ब्लूबेरी आइसक्रीम बना रहे हैं तो ब्लूबेरी आइसक्रीम की क्वांटिटी कम है लेकिन उस पे सेटअप ज्यादा लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज गेटिंग डिफिकल्ट डे बाय डे। बेटा अब आप मुझे बताएं कि ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वाला पॉइंट क्लियर हो गया? इन 3 पॉइंट्स की वजह से बेटा लोगों ने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे सवाल उठाना शुरू कर दिए कि भाई अब प्रोडक्ट मल्टी प्रोडक्ट इन्वायरमेंट की तरफ चले गए हैं, अब ओवरहेड का खर्चा सिग्निफिकेंट है और अब ओवरहेड वॉल्यूम रिलेटेड नहीं है। इस वजह से बेटा लोगों ने कहा कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सही मेथड नहीं है और एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। और उस वैक्यूम को फिल करने के लिए बेटा हम एक कॉस्टिंग मेथड लेकर आए जो कि है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। समझ आई या नहीं आई? बच्चों क्लियर हो गया? चले अल्लाह का शुक्र है। तो अब आपको ये भी पता चल गया कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले गलती क्या करते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले ओवरहेड्स को उनकी सही बेसिस पर, उनकी सही एक्टिविटीज पर एब्जॉर्ब नहीं करवाते। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले ओवरहेड को वॉल्यूम बेस्ड एक्टिविटीज पर एब्जॉर्ब करवाते हैं, जिससे नुकसान क्या होता है? जिससे नुकसान ये होता है कि वो ज्यादा वॉल्यूम वाली प्रोडक्ट को ज्यादा ओवरहेड चार्ज हो जाते हैं और कम वॉल्यूम वाली प्रोडक्ट को कम ओवरहेड चार्ज हो जाते हैं। ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मसले हैं। उनको हल करने के लिए आया है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होता है बेटा? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी है मेथड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। एक यूनिट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने का तरीका। ठीक है, एक यूनिट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने का तरीका। अच्छा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले कहते हैं एक यूनिट की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड प्लस फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। यानी ये 5 चीजें आप ऐड करेंगे और जैसे ही ये 5 चीजें ऐड करेंगे तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट हो जाएगी। अच्छा, यहां से आपको बड़ी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हुआ होगा, वो ये है कि बेटा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में इस बात पे लड़ाई नहीं है कि कॉस्ट पर यूनिट में क्या आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए। क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले भी कहते हैं कॉस्ट पर यूनिट में 5 चीजें आनी चाहिए: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। एबीसी वाले भी यही कहते हैं कि बेटा कॉस्ट पर यूनिट में 5 चीजें आनी चाहिए: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। तो भाई फर्क क्या है? फर्क ये है कि एबीसी वाले कहते हैं कि ओवरहेड का खर्चा कैसे कैलकुलेट करना है, चाहे वो फिक्स्ड ओवरहेड हो चाहे वो वेरिएबल ओवरहेड हो। वो कहते हैं कि हमारे जितनी तरह के भी ओवरहेड्स हैं, पहले आप सब तरह के ओवरहेड्स को अलग अलग कर लो। यानी जैसे सेटअप कॉस्ट एक टाइप ऑफ ओवरहेड है, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट एक अलग टाइप ऑफ ओवरहेड है, ऑर्डरिंग कॉस्ट एक अलग टाइप ऑफ ओवरहेड है, मशीन डेप्रिसिएशन एक अलग टाइप ऑफ ओवरहेड है, इंस्पेक्शन कॉस्ट एक अलग टाइप ऑफ ओवरहेड है। यानी सबसे पहले आपने टाइप ऑफ ओवरहेड अलग अलग कर लेने हैं, सबको इकट्ठा नहीं करना, अलग अलग कर लेने हैं। इसे कहते हैं कॉस्ट पूल। बेटा पूल का मतलब होता है ग्रुप। तो आपने क्या किया? ऑर्डरिंग कॉस्ट का एक पूल बना दिया, एक ग्रुप बना दिया, सेटअप कॉस्ट का एक पूल बना दिया, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट का एक पूल बना दिया, मशीन डेप्रिसिएशन का एक पूल बना दिया, इंस्पेक्शन कॉस्ट का एक पूल बना दिया। दूसरे नंबर पे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहते हैं हम आज ये आइडेंटिफाई करो कि ये ओवरहेड इनकर क्यों हो रहे हैं, यानी इन ओवरहेड के इनकर होने के पीछे वजह क्या है। जैसे बेटा सेटअप कॉस्ट इनकर होती है नंबर ऑफ सेटअप्स की वजह से, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट इनकर होती है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल की वजह से, ऑर्डरिंग कॉस्ट इनकर होती है नंबर ऑफ ऑर्डर्स की वजह से, मशीन डेप्रिसिएशन इनकर होती है नंबर ऑफ मशीन आवर्स की वजह से, इंस्पेक्शन कॉस्ट इनकर होती है नंबर ऑफ इंस्पेक्शन रन्स की वजह से। तो इनको कहते हैं कॉस्ट ड्राइवर। क्या कहते हैं बच्चों? कॉस्ट ड्राइवर। आपको कॉस्ट पूल और कॉस्ट ड्राइवर का फर्क पता होना चाहिए। कॉस्ट पूल का मतलब है टाइप ऑफ ओवरहेड
और कॉस्ट ड्राइवर का मतलब है वो वजह जिस वजह से ओवरहेड इनकर होते हैं। एबीसी वाले कहते हैं आपने कॉस्ट पूल को डिवाइड कर देना है कॉस्ट ड्राइवर पे। जब आप कॉस्ट पूल को कॉस्ट ड्राइवर पे डिवाइड करेंगे तो ये बच्चों आपके पास आपका क्या आ जाएगा, ओ ए आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ओ ए आर। समझ आई बच्चों? यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाले क्या कह रहे हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाले कह रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमारा तुम्हारे साथ एक चीज पे एग्रीमेंट है कि जो तुम चाहते हो कॉस्ट पर यूनिट में 5 एलिमेंट, हम भी वही चाहते हैं। बस फर्क ये है कि तुम्हारा ओवरहेड कैलकुलेट करने का तरीका मुख्तलिफ है, हमारा ओवरहेड कैलकुलेट करने का तरीका मुख्तलिफ है। तुम सारे ओवरहेड्स को ऐड कर या लेबर आर की बेस पर एब्जॉर्ब करवाते हो, या मशीन आर की बेस पर एब्जॉर्ब करवाते हो, या प्रोडक्शन यूनिट्स की बेस पर एब्जॉर्ब करवाते हो। और हम सारे ओवरहेड्स को ऐड करके एक एक्टिविटी की बेस पर एब्जॉर्ब नहीं करवाते। हम कहते हैं जितनी तरह के ओवरहेड होंगे उतनी तरह के एब्जॉर्प्शन रेट होंगे। बेटा समझ आई या नहीं आई? बच्चों बताइए, सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने कहा है कि समझ आ गई है उनको। आप लोग बाकी सारे बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं? चलें। अब बच्चों ये है बस, यानी असल में एब्जॉर्प्शन और कॉस्टिंग और एबीसी में क्या फर्क है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एक ओएआर होता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जितनी तरह के ओवरहेड्स उतनी तरह के ओएआर। बाकी सब कुछ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी होता है। डन। इसीलिए कहते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की ही एक टाइप है, यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज अ फॉर्म ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, क्योंकि इसमें भी उसी तरह ओएआर वगैरह सब कुछ कैलकुलेट होता है। बस फर्क ये है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एक ओएआर होता था, यहां जितनी तरह के ओवरहेड उतनी तरह के ओएआर। डन। अब हम एक सवाल शुरू करते हैं। बच्चों ये देखिएगा, ये आप लोगों के सामने सवाल है। अच्छा, चैट बॉक्स में 2 मिनट के लिए बंद कर रहा हूँ, यानी अगर आप मुझे चैट भेजेंगे तो मुझ तक पहुंचेगी नहीं, क्योंकि मैं उसको क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सवाल लीड करना है। वो चैट बॉक्स ना सवाल के ऊपर आ जाता है। तो अगर आपने कोई सवाल पूछना हो तो 2 मिनट रुक जाए, बाद में पूछिएगा। देखिए सवाल पढ़ते हैं। वो कहते हैं हेंसो लिमिटेड has a single production process for which the following costs have been estimated for the period ended 31st December 2010. अच्छा, मटेरियल रिसीट एंड इंस्पेक्शन कॉस्ट 15,600, पावर कॉस्ट 19,500, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट 13,650। ये आपके ओवरहेड्स हैं 3 तरह के। तो हमें ओएआर भी कितने कैलकुलेट करने पड़ेंगे, 3 तरह के ही ओएआर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। आगे, 3 product X, Y, Z are produced by worker who perform a number of operations on material blank using handheld electrically powered drill. The worker is paid at the rate of 4 per hour. ये बच्चों आपके पास लेबर का रेट आ गया। फिर बच्चों ये हमारे पास डाटा गिवन है, प्रोडक्ट एक्स वाई जी, प्रोडक्शन की यूनिट्स, बैचेस ऑफ मटेरियल, यानी कितने कितने मटेरियल के बैचेस हैं। फिर डाटा पर यूनिट गिवन है, मटेरियल, लेबर, नंबर ऑफ पावर ड्रिल्स। आगे लिखा हुआ है overhead cost for material receipt and inspection process, power, material handling are presently each absorbed by using labor hours. इसका मतलब है करंटली आप क्या यूज कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और आप ओवरहेड को लेबर आवर की बेस पर एब्जॉर्ब करवा रहे हैं। An activity-based costing investigation has revealed that cost driver for the overhead cost are as follows. ये बच्चों उसने कॉस्ट ड्राइवर बता दिए कि मटेरियल रिसीट के लिए नंबर ऑफ बैचेस, प्रोसेस पावर के लिए नंबर ऑफ पावर ड्रिल्स, मटेरियल हैंडलिंग के लिए क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, ये कॉस्ट ड्राइवर है। डन। अब आपसे मांग क्या रहा है, आपसे मांग रहे हैं प्रिपेयर अ समरी विच शो द बजटेड प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट
for each of the product X, Y, and Z for the period ending 31st December 2010, detailing the unit cost for each component using existing absorption costing system and an approach which recognizes the cost driver revealed in activity based costing investigation. यानी बच्चों उसने क्या कहा, उसने आपसे कहा कि आप मुझे कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करके बताओ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू भी और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के थ्रू भी। सवाल समझ आई कि नहीं आई? क्लियर हो गया? चले, मैं सिर्फ 5 मिनट में आ रहा हूं, आप लोगों को 5 मिनट की ब्रेक है, पूरे 5 मिनट बाद आ जाइएगा, मैं क्लास स्टार्ट करूंगा एग्जैक्ट 5 मिनट्स के बाद, ठीक है? सिर्फ 5 मिनट्स के बाद मैं वापस आ रहा हूं।
बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन उसने क्या कहा है कि आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू भी हमें कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करके बताएं और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के थ्रू भी कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करके बताएं। तो हम शुरू करते हैं। पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे और फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के थ्रू आप लोगों ने मुझे कैलकुलेशंस कर करके बतानी है एक्टिवली, ठीक है। शुरू करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। 3 प्रोडक्ट हैं X, Y और Z। तो शुरू करते हैं। प्रोडक्ट X, प्रोडक्ट Y और प्रोडक्ट Z, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अगर आप देखो तो हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है मटेरियल की। तो बेटा मटेरियल की कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है, ये देखें 5, 3 और 6, ऐसा ही है बच्चों। 5, 3 और 6। अब हम बात करते हैं बच्चों लेबर की। लेबर के लिए आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी वर्किंग नंबर 1। तो यहाँ हम वर्किंग नंबर 1 परफॉर्म करें, ठीक है। अब इधर देखें बेटा, लेबर की अगर आप बात करें तो उसने हमें लेबर के मिनट्स दिए हुए 24 मिनट्स, 60 मिनट्स और 40 मिनट्स। तो पहले आपको इन मिनट्स को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर्स में। तो इधर देखिएगा X, Y और Z। मिनट्स हैं हमारे पास 24 मिनट्स, 40 मिनट्स और 60 मिनट्स। तो बेटा अगर हमने इनको आवर्स में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइडेड बाय 60 करते जाएंगे और ये मेरे पास लेबर आवर्स पर यूनिट आते जाएंगे। तो ये आएगा बच्चों मेरे पास 1.6, एग्जैक्ट 1.6 आता है या 1.67 आता है? ये एग्जैक्ट 1.6 है बच्चों। चलो ठीक है। फिर y का आंसर आता है 2.67 और ये आ जाएगा 1 आवर पर यूनिट। अब आपने क्या करना है बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर देना है लेबर के रेट से। जैसे ही आप लेबर के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे लेबर की कॉस्ट आ जाएगी। लेबर का रेट गिवन है 4। बेटा मुझे बताइए एक्स, वाई और जी की लेबर की कॉस्ट कितनी आती है? ओहो, आप लोग बेटा मुझे आवर्स बता दो पहले प्लीज। पहले आप मुझे आवर्स बता दें। 24 डिवाइडेड बाय 60 क्या बनता है? 0.4 आवर्स। फिर वाई 0.67 और फिर ये 1 आवर, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कॉस्ट कितनी आती है। प्लीज आप मुझे स्टेप बाय स्टेप जिसका मैं आंसर मांग रहा हूं वो बताया करें। ये आएगा 1.60, 2.67 और ये आ जाएगा 4 आवर। तो ये अब आप यहां लिख दें 1.60, 2.67 और 4। अब आप कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड। उसके लिए आप करेंगे वर्किंग नंबर 2। बेटा आप मुझे बताओ कि उसने क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू आपने ओवरहेड्स को किसकी बेस पर एब्जॉर्ब करवाना है? लेबर आवर्स की बेस पे मेंशन था ना।
क्या आपने ओवरहेड्स किसकी बेस पर एब्जॉर्ब करवाता है? वो ये लिखा हुआ लेबर आवर की बेस पर। तो पहले आप लेबर आवर्स कैलकुलेट कर लो। लेबर आवर्स कैलकुलेट करने का तरीका एक्स, वाई और जी बड़ा सिंपल है। एक्स के एक यूनिट पे लगते हैं 0.40 आवर्स पर यूनिट, वाई के एक यूनिट पे लगते हैं 0.67 आवर्स पर यूनिट और जी के एक यूनिट पे लगते हैं 1 आवर पर यूनिट। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दो इसके बजटेड यूनिट्स के साथ। तो अगर आप देखो तो एक्स के यूनिट कितने हैं? 2000, वाई के 1500 और जी के 800। तो 2000 यूनिट से मल्टीप्लाई करें, 1500 यूनिट से मल्टीप्लाई करें और 800 यूनिट से मल्टीप्लाई करें। बताइए क्या बनता है? 800 आवर्स, 1005 आवर्स और फिर दोबारा 800 आवर्स। तो टोटल कितने लेबर आवर्स बनते हैं? 2605 आवर्स। इज दैट क्लियर? अब आप कैलकुलेट करेंगे ओवरहेड का OAR। अच्छा, OAR कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये आपके पास बजटेड ओवरहेड्स हैं, आप तीनों को ऐड करके बताएं कितने बनते हैं बजटेड ओवरहेड्स। 488 750। अच्छा 48750, ठीक है 48750। इसको डिवाइड कर देंगे लेबर आवर्स पर, 2605 लेबर आवर्स पर। तो ये हमारे पास हमारा आ जाएगा OAR। बताइए बेटा, आप लोग प्लीज आंसर जरा ध्यान से बताया करें क्योंकि मैं खुद कैलकुलेट नहीं करता। तो आप लोगों के हर बच्चे का आंसर अलग मुझे आप लोग बता रहे हैं। 18.71। अब बच्चों आपको चाहिए x के ओवरहेड पर यूनिट, इसी तरह आपको चाहिए y के ओवरहेड पर यूनिट और आपको चाहिए z के ओवरहेड पर यूनिट। मैंने कल आप लोगों को बल्कि परसों समझाया था कि अगर आपका एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर है तो आप क्या किया करें, उसको नंबर ऑफ लेबर आवर से मल्टीप्लाई कर दिया करें। ऐसा ही है ना, अगर एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर है तो मल्टीप्लाई भी लेबर आवर से होगा। तो 18.71 पर लेबर आवर। और बच्चों एक यूनिट पे कितने लेबर आवर लगते हैं? 0.40। तो ये आपके पास x के ओवरहेड पर यूनिट आ जाएंगे। कितने आते हैं बताइए? 7.48। इसी तरह आपका एब्जॉर्प्शन रेट है 18.71 पर आवर और आप मुझे बताएं y के एक यूनिट पे कितने लेबर आवर्स लगते हैं? y के एक यूनिट पे कितने लेबर आवर लगते हैं? 0.67 लेबर आवर्स। ये कितना बनेगा? 12.54। इसी तरह बच्चों 18.71 पर आवर और कितना आवर लगता है? 1 आवर पर यूनिट और ये बनेगा 18.71 पर यूनिट। इस तरह आपने ओवरहेड पर यूनिट कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, ये आपके पास आ गया 7.48, 12.54 और फिर 18.71।
तो बेटा अब आप जब इसका सम करेंगे तो ये आपके पास आपकी कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। आप मुझे बताएं पहला पार्ट समझ आया या नहीं आया बच्चों आप लोगों को? चलिए अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अच्छा चलिए आंसर भी बता दें, एक्स की कॉस्ट कितनी आती है? एक्स की कॉस्ट बता दें। $14.08। वाई की 18.21 और जी की 28.71। 28.1 है या 28.71 है? ठीक है। अच्छा अब आप क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू काम करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, डन। अच्छा एक बात आप मुझे बताएं कि अगर आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की तरफ मूव करेंगे तो क्या डायरेक्ट मटेरियल पे कोई फर्क पड़ेगा? वो तो सेम ही रहेगी। क्या डायरेक्ट लेबर पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, वो भी सेम रहेंगे। डन। अब आ जाते हैं ओवरहेड्स पर। तो बेटा प्रोडक्शन ओवरहेड्स में अब हमारे पास तीन तरह के ओवरहेड्स हैं। तीन, तो अब हर एक की ओवरहेड की कैलकुलेशन अलग अलग होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल रिसीट की। ठीक है, मटेरियल रिसीट। अब हम इसके लिए करेंगे वर्किंग नंबर 3। सारे बच्चे गौर से देखिएगा। वर्किंग नंबर 3 बच्चों, मटेरियल रिसीट के लिए उसने कहा था आपने बेस बनानी है नंबर ऑफ बैचेस। तो बेटा ये उसने हमें बैचेस बताए हुए हैं। एक्स के बैचेस हैं 10, वाई के बैचेस हैं 5 और जी के बैचेस हैं 16। तो टोटल बैचेस बताइए कितने बने? दस, 5 और 16। 10 प्लस 5 प्लस 16, ये बन गए 31 बैचेस। अब आप कैलकुलेट करेंगे ओ ए आर। तो बेटा आप मुझे बताएं मटेरियल रिसीट का खर्चा कितना है? 15,600 डिवाइडेड बाय 31 बैचेस। तो ये खर्चा पर बैच आ जाएगा। बताइए कितना खर्चा आता है? 503.225 पर बैच। डबल टू थ्री है टू, अच्छा 2 3 है, चलें 2 3 पर बैच करें। अब चूंकि ये पर बैच है तो ये मल्टीप्लाई भी नंबर ऑफ बैचेस से होगा। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं एक्स के ओवरहेड पर यूनिट। गौर से देखिएगा बेटा, एक बैच का खर्चा कितना है? 503.23 पर बैच। और एक्स के नंबर ऑफ बैचेस कितने हैं? 10। तो जब मैं इसको 10 बैचेस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक्स का टोटल खर्चा आ जाएगा। लेकिन मुझे चाहिए एक्स का पर यूनिट खर्चा, तो मैं इसको एक्स के यूनिट से डिवाइड कर दूंगा। और एक्स के यूनिट कितने हैं? 2000। और ये मेरे पास एक्स का पर यूनिट खर्चा आ जाएगा। बताइए कितना आता है? 2.52। 2 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करके बता दिया करें। दोबारा देख लें जिनको नहीं समझ आई। वाई का ओवरहेड पर यूनिट बड़ा सिंपल है
बच्चों एक बैच का खर्चा कितना कैलकुलेट किया है आपने? 503.23 पर बैच, ये एक बैच का खर्चा है। अब आप देखो कि वाई पे कितने बैचेस लग रहे हैं, वाई पे लग रहे हैं 5 बैचेस। तो जब आप इसे 5 बैचेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाई का टोटल खर्चा आ जाएगा। अब आप इसे डिवाइड कर दें वाई के नंबर ऑफ यूनिट्स पर, जो कि है 1500, तो ये आपके पास वाई का ओवरहेड पर यूनिट आ जाएगा। कितना बनता है? 1.68 पर। बच्चों आप लोगों को जहां ना समझ आए आप प्लीज मुझसे चैट बॉक्स में बिला झिझक पूछ लीजिएगा, ठीक है? अब आप कैलकुलेट करते हैं v के ओवरहेड पर यूनिट। तो बेटा आप मुझे ये बताओ कि एक बैच का खर्चा कितना है? 503.23। मल्टीप्लाइड बाय कितने बैचेस हैं v के? 16 बैचेस हैं। ये v का टोटल खर्चा आ जाएगा और उसे डिवाइड कर देंगे v के नंबर ऑफ यूनिट्स पर, 800 पर। कितना बनेगा बच्चों? 10.06। ठीक है, अब हम ये यहाँ पे लिख देते हैं। ये है जी 2.52, 1.68 और 10.06। बेटा अब आप मुझे बताएं समझ आई कि नहीं आई आप लोगों को? नेक्स्ट है पावर कॉस्ट। तो पावर कॉस्ट की कैलकुलेशन शुरू करते हैं अब हम। वर्किंग नंबर 4, ठीक है? पावर कॉस्ट, बेटा पावर कॉस्ट के लिए उसने कहा है बेस बनानी है नंबर ऑफ ड्रिल्स, कि कितनी दफा ड्रिल्स होती हैं। अब आप क्वेश्चन में देख के बताओ कि क्या नंबर ऑफ ड्रिल्स उसने बताई नहीं है हमें? बिल्कुल, ये बताई नहीं, नंबर ऑफ ड्रिल्स। ये है बच्चों पर यूनिट। कैसे पता चला ये पर यूनिट है? ये देखें, ये लाइन लिखी हुई, डेटा पर यूनिट। इसका मतलब है ये सारा डेटा ही पर यूनिट है। तो ये एक यूनिट पे होती है 6 ड्रिल्स, y के एक मिनट पे होती हैं 3 ड्रिल्स, v के एक मिनट पर होती हैं 2 ड्रिल्स। तो पहले तो आपको नंबर ऑफ ड्रिल्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना। तो शुरू करते हैं, देखिएगा जरा, वर्किंग नंबर 4। x की ड्रिल्स, इसी तरह y की ड्रिल्स और v की ड्रिल्स। देखें, x पे होती हैं 6 ड्रिल्स, y पे 3 ड्रिल्स और v पे 2 ड्रिल्स। इस पे होती हैं 3 ड्रिल्स और इस पे होती हैं 2 ड्रिल्स। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से, तो ये आपके पास टोटल ड्रिल्स आ जाएंगी। x की यूनिट है 2000, y के 1500 और z के 800। 2000 यूनिट्स, 1500 यूनिट्स और 800 यूनिट्स। तो बेटा अब आप मुझे बताएं x की ड्रिल्स कितनी आती हैं? 12000 ड्रिल्स। y की ड्रिल्स कितनी है? 4500 ड्रिल्स। और z की ड्रिल्स कितनी है? 1600 ड्रिल्स। अब आप इसका टोटल करें, कितना बनता है ये? $18100 ड्रिल्स।
अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसका OAR। तो बेटा आप मुझे बताओ ये पावर कॉस्ट का खर्चा कितना है? 19,500 डिवाइडेड बाय 18,100 ड्रिल्स। बताइए कितना बनता है खर्चा? 1.08 पर ड्रिल। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर ये खर्चा पर ड्रिल है तो इसको मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे? नंबर ऑफ ड्रिल से ना, ताकि हमारे पास x के, y के और z के ओवरहेड पर यूनिट आ जाए। ये आप लोगों ने बस याद रखना है कि अगर खर्चा पर लेबर आर है तो मल्टीप्लाई भी नंबर ऑफ लेबर आर से होगा, पर ऑर्डर है तो मल्टीप्लाई भी नंबर ऑफ ऑर्डर से, पर बैच है तो मल्टीप्लाई भी नंबर ऑफ बैचेस से, इस तरह पर ड्रिल है तो मल्टीप्लाई भी नंबर ऑफ ड्रिल से होगा। तो 1.08 पर ड्रिल, इसी तरह 1.08 पर ड्रिल, और यहां पे भी 1.08 पर ड्रिल है। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ड्रिल से। तो बेटा आप मुझे ये बताओ कि x के एक यूनिट पे कितनी ड्रिल्स होती हैं? 6 ड्रिल्स। तो ये x का पर यूनिट खर्चा आ जाएगा 6.48। इसी तरह y के एक यूनिट पे कितनी ड्रिल्स होती हैं? 3 ड्रिल्स। ये बन जाएगा 3.24 पर यूनिट। और z पे कितनी ड्रिल्स होती हैं? 2 ड्रिल्स। ये बन जाएगा 2.16 पर यूनिट। ये खर्चा आ गया 6.48, फिर 3.24 और 2.16। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट खर्चा देखते हैं, वो है मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। और उसके लिए हमें करनी पड़ेगी वर्किंग नंबर 5। अगर आप क्वेश्चन में देखो तो उसने कहा हुआ है मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट को किसकी बेस पे पोर्शन करना है? मटेरियल की क्वांटिटी की बेस पर। तो बेटा आप क्वेश्चन में मुझे देख के बताओ मटेरियल की क्वांटिटी गिवन है या नहीं गिवन? बिल्कुल गिवन है। ये गिवन स्क्वायर मीटर्स 4, 6 और 3। ठीक है, 4 स्क्वायर मीटर पर यूनिट, 6 स्क्वायर मीटर पर यूनिट, 3। लेकिन ये डेटा है पर यूनिट। तो अगेन पहले हमें टोटल स्क्वायर मीटर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, है ना? यहाँ पे कर लेते हैं। तो वर्किंग नंबर 5 यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल मटेरियल की क्वांटिटी। तो बड़ा सिंपल है, x, y और z। आप देखो x पे लग रहे हैं 4 स्क्वायर मीटर, इस पे 6 स्क्वायर मीटर और इस पे 3 स्क्वायर मीटर। फिर अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से, ताकि हमारे पास टोटल स्क्वायर मीटर्स आ जाएं। तो बेटा आप मुझे बताओ 2000 यूनिट हैं, 1500 यूनिट है और 800 यूनिट है। ये आ जाएगा 8000 स्क्वायर मीटर्स। फिर
1500 यूनिट्स हैं। नौ 9000 स्क्वायर मीटर्स और फिर 800 यूनिट हैं 2400 स्क्वायर मीटर्स। ये कितना बनता है बच्चों? 19,400 स्क्वायर मीटर। अब आप कैलकुलेट करेंगे अपना मनपसंद OAR, जिसकी तलाश में सारी जद्दोजहद की है। वो है 13,650 रुपए के ओवरहेड्स। तो 13,650 डिवाइडेड बाय 19,400 स्क्वायर मीटर्स। बताइए पर स्क्वायर मीटर खर्चा कितना आता है? 0.70 पर स्क्वायर मीटर। अब आप कैलकुलेट करेंगे एक्स के ओवरहेड पर यूनिट, वाई के ओवरहेड पर यूनिट, जी के ओवरहेड पर यूनिट। बेटा अब आपने क्या करना है? 0.70 पर स्क्वायर मीटर। अब चूंकि ये पर स्क्वायर मीटर है तो ये मल्टीप्लाई भी स्क्वायर मीटर से ही होगा। जैसे बच्चों एक्स की यूनिट पे कितने स्क्वायर मीटर लग रहे हैं? 4। ये एक्स के ओवरहेड पर यूनिट आ जाएंगे 2.80। इसी तरह वाई के एक यूनिट पे लग रहे हैं 6 स्क्वायर मीटर्स। वो बन जाएगा 4.21, नहीं 4.20 पर स्क्वायर मीटर। वी पे लग रहे हैं 3 स्क्वायर मीटर्स। $2.10 पर यूनिट। अब आप ये यहां लिख दें 2.81 2.80 है, 4.20 और 2.10। अब जब आप इनका टोटल करेंगे तो ये आपके पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की, और ये ज्यादा एक्यूरेट कॉस्ट पर यूनिट होगी क्योंकि हमने ओवरहेड्स को उनकी सही बेसिस पर, असल बेसिस पर एब्जॉर्ब करवाया है। अब बेटा आप मुझे बताओ आपको समझ आई कि नहीं आई? एक्स की कॉस्ट आ गई 18.40, ये आ गई 14.80 और ये आ गई 24.34। अच्छा ये बेटा आप लोग मुझे बताएं, आपको ये कैलकुलेशन क्लियर हो गई? एबीसी का सवाल सॉल्व करने की सेंस डेवलप हुई है? आप लोगों ने बस एक बात याद रखनी है कि एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आर है तो मल्टीप्लाई भी लेबर आर से होगा, पर ऑर्डर है तो मल्टीप्लाई भी नंबर ऑफ ऑर्डर से होगा। ठीक है, चले जी। ये आप लोगों ने सवाल एक दफा घर जाके दोबारा कर लेना है, तो मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को उसका पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा शाम में, और इसके क्वेश्चन भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह ताला, अच्छा कल फ्राइडे है तो फ्राइडे को आई स्टार्ट क्लास बाय 2 o'clock। ठीक है, तो 2 बजे कल क्लास स्टार्ट होगी, 1:30 नहीं, 2 बजे इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, तो कल मुलाकात होती है। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, प्लीज बी होम, प्लीज बी सेफ। अल्लाह हाफिज।